ठीक है। दूसरे नंबर पर आता है रद्रक, तीसरे नंबर पर आता है अग्रचवर्ण और चौथे नंबर पर आता है चवर्ण। ठीक है, यहां पर देखिए कृतंक को कहते हैं कैनाइन, क्या कहते हैं कैनाइन। रजनक को कहते हैं इंसीजर और अग्रचवर्ण को कहते हैं प्रीमोलर और चवर्ण को कहते हैं मोलर। इस तरीके के 4 प्रकार के दांत होते हैं। अब यहां पर ये देखना कि जो 4 प्रकार के दांत हैं उनकी संख्या कितनी होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कृतंक की। तो कृतंक की संख्या जो होती है वो होती है 4 एक जबड़े में और 4 एक जबड़े में। तो ऊपर वाले में 4 और नीचे वाले में 4, टोटल कितने हो गए 8। ठीक है, अब इसको मैं चित्र द्वारा आपको समझा देता हूं। जबड़े की देखो संरचना बता रहा हूं यहां पर मैं आपको। इस तरह का जबड़ा होता है हमारा, ठीक है, ये इस तरह का जबड़ा होता है हमारा। ये ऊपर वाला जबड़ा हो गया, नीचे वाला जबड़ा हो गया। तो आपको सामने के सामने 4 दांत नजर आ रहे होंगे, जो हमारे सामने के सामने होते हैं 4 दांत, इनको कहते हैं कृतंक। ये वाले 4 दांत इन्हें कृतंक कहते हैं। और इनका काम जो होता है, इनका कार्य जो है कृतंक से समझ में आ रहा है, इनका कार्य जो हो जाएगा वो है काटना। किसी भी चीज को काटने के लिए, जैसे आप शैम्पू का पाउच तोड़ रहे हैं या फिर बहुत सारी चीजें जैसे गाजर का या कोई एप्पल खा रहे हैं तो उसको काट रहे हैं आप, तो काटना इन्हीं के द्वारा किया जाता है। ठीक है, फिर सेकंड नंबर पर जो आता है वो है रजनक। रजनक की संख्या हमारे एक जबड़े में 2 और दूसरे जबड़े में भी 2 होती है, तो टोटल मिलाकर की संख्या हो जाती है 4। ठीक है, और इनका काम चीरना होता है। क्या होता है? चीरना। और ये मांसभक्षी जो जीव होते हैं उनमें ये बहुत उपयोगी होते हैं, क्योंकि वो भोजन को चीरने के लिए उपयोग में लेते हैं इसका। और हमारे दांतों में अगर आप इनकी पहचान करना चाहेंगे तो आपको जो राक्षस दांत जाएंगे, जो आपको आगे तीखे तीखे दो दांत नीचे और ऊपर नजर आते हैं, उन्हें अपन कहते हैं रजनक। तीखे तीखे दांत आपको नजर आ जाएंगे, राक्षस की तरह दिखते हैं। ठीक है, राक्षस में होते हैं ना वैसे दांत होते हैं, रजनक कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है प्रीमोलर, पीएम कहते हैं इसको शॉर्ट भाषा में। तो प्रीमोलर भी ऊपर के जबड़े में 4, नीचे के जबड़े में 4 और टोटल संख्या होती है 8। काम सीधी बात है चबाना। ठीक है, यहां देखिए, यहां पर जो छोटी डांट कहते हैं अपन, वो होती है 2 इस तरफ होगी, 2 इस तरफ होगी और 2 इस तरफ रखने के, एक बार इस तरफ में और 2 यहां इस तरफ। ठीक है, तो इस तरह से टोटल कितने होंगे 2 इस तरफ, 2 इस तरफ, नीचे वाले जबड़े में 4, 2 ऊपर की तरफ इस तरफ और इस तरफ, तो टोटल 4 ऊपर हो गए। इस तरीके से इनकी संख्या कितनी होती है 8। फिर लास्ट में आता है चवर्णक। चवर्णक में जब तक हमारे 18 वर्ष की आयु होती है तब तक तुम्हारे अंदर 4 होते हैं, लेकिन जैसे ही हमारे 21 वर्ष की आयु के बाद एक एक दांत और आ जाता है और हर जबड़े में टोटल मिलाकर के कितने 6 + 6 यानी कि 12 हो जाती है संख्या इसकी, और काम इसका वही चबाना। ठीक है, 3 इस तरफ हो गई है, जिनको अपन दाढ़े कहते हैं, बड़ी डांट कहते हैं, यहाँ चबाने में डांट होती है। तो 3 इस तरफ, 3 नीचे की तरफ यहां, 3 इस तरफ और 3 ऊपर की तरफ यहां। इस तरीके से 3-3 के बंच में ये इस तरफ, यहां नीचे और यहां, इस तरीके से टोटल संख्या हो जाती है इनकी 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये टोटल हो गए 32। ठीक है, इनमें 28 + 4 का फॉर्मूला रहता है। 4 जो होते हैं ये कहलाते हैं प्रज्ञानदात, और इंग्लिश में कहते हैं इनको विजडम टीथ, विजडम टीथ, या फिर इनको अक्ल दांत भी कहते हैं, अक्ल दांत। ठीक है, जो अक्ल आने के बाद यानी कि समझदारी आने के बाद हमारे अंदर आते हैं। तो इस तरीके से दांतों के प्रकार कितने हो गए 4 प्रकार हो गए, और चारों प्रकारों में लगभग 32 प्रकार के दांत, 32
राज जो पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गए अग्रज वर्ण और ये लास्ट वाले जो होते हैं वो कहलाते हैं चवर्ण। ठीक है, दांत मैंने पहले बता दिया आपको दो प्रकार से आते हैं हमारे पूरे जीवन काल में। एक जब क्या होता है कि हमारी उम्र जो होती है वो 2 से 8 वर्ष की होती है, तब वो दूध के दांत होते हैं, और उसके बाद जो दांत आते हैं वो 8 वर्ष के बाद स्थायी दांत आते हैं, जिनकी संख्या पहले 28 होती है और 21 वर्ष की आयु के बाद 32 हो जाती है। दांत हो गया। अब हम डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर अगला जो पार्ट है हमारा वो होता है ग्रसनी। क्या होता है? ग्रसनी। ठीक है, इसको कहते हैं फेरिंग्स। ठीक है, ये जो फेरिंग्स है, ये 3 तरह की होती है। फर्स्ट जो होती है वो ओसोफेरिंग्स, ठीक है। दूसरी जो होती है इसको कहते हैं मुखग्रसनी। दूसरी जो होती है वो नासोफेरिंग्स, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं नासाग्रसनी। तीसरी जो होती है वो होती है लैरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, इसे अपन कहते हैं कंठग्रसनी या फिर अधोग्रसनी भी कहा जाता है इसे। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रसनी 3 प्रकार की होती है। अगला जो डाइजेस्टिव सिस्टम का अगला भाग है ग्रसनी, तो ग्रसनी 3 प्रकार की होती है। अब आप यहां पर चित्र द्वारा समझिए कहां होती है, तो देखिए यहां पर देखिए ये हमारे नाक वाला भाग में, यहां से ऊपर वाला भाग ये इस तरह से, और यहां से मुंह वाला भाग ये यहां पर थोड़ा सा यहां पर खड्डा हुआ होता है इस तरीके से। ठीक है, अगर यहां नासा वाला भाग अलग कर दें मुख मार्ग से, तो ये यहां पर आकर के यूं खुलता है। ठीक है, इस तरीके से भाग होगा। अब ये ऊपर वाला भाग जो दिख रहा है जहां पर श्वास नलिका है या अपन जैसे नासा नलिका जो होती है, हेयर होते हैं, इसका ग्रंथि होती है, तो ये वाला जो होता है वो है आपका नासाग्रसनी। ये वाला भाग क्या कहलाएगा? नासाग्रसनी। और ये जो मुख वाला भाग है, ये जो खड्डा है, इसको कहेंगे मुखग्रसनी। और इधर नीचे जो कंठ वाला भाग है उसे कहेंगे अधोग्रसनी या कंठग्रसनी। ठीक है ना, इंग्लिश में नाम मैंने बता दिया इसको, लैरिंगोफेरिंग्स कहते हैं इसको। ठीक है, इस तरीके से ग्रसनी 3 जगह पर पाई जाती है, कंठ के वाले भाग में, नासा के ऊपर वाले भाग में नासाग्रसनी और मुख वाले भाग में मुखग्रसनी। इस तरीके से ग्रसनी 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ग्रसनी में आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है, खाली कितनी होती है और कहां पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद जो आपका टॉपिक आता है वो आता है ग्रास नलिका या ओसोफेगस। ठीक है, अगला जो टॉपिक है आपका ये नंबर 2 हो गया, ये मुख के अंदर आया, इसको मुख के अंदर गिना अपन ने। और नंबर 3 पर आता है आपका ग्रास नली या फिर ग्रसिका भी कहते हैं इसको, और इंग्लिश में कहते हैं ओसोफेगस। क्या कहते हैं? ओसोफेगस। ओसोफेगस यानी कि ग्रस नलिका। इसकी लंबाई जो होती है इस चित्र में समझ लीजिए आप। यहां पर देखिए एक चीज आपको यहां समझनी होगी कि हमारा जो मुख है वो उभयमुखी है, मतलब हमारा मुख के अंदर जो मार्ग है वो उभय मार्ग है। उभय मार्ग कहां होता है? यहां पर होता है, इसे अपन उभय मार्ग कहते हैं। अब उभय मार्ग क्यों कह रहे हैं? देखिए यहां पर हमारे मुख जो खुल रहा है वो लास्ट में जाकर के, और हमारे जो नासा मार्ग है वो लास्ट में जाकर के कंठ के पास में एक जगह पर आकर के खुल जाता है। तो इस भाग को अपन क्या कहते हैं? उभय मार्ग कहते हैं। एक ही जगह पर आकर खुल गया है। एक जगह पर आकर के खुलने का मतलब ये है कि यहां पर दोनों मार्ग एक हो जाते हैं। और ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि देखिए यहां पर आने के बाद क्या होगा? एक मार्ग तो श्वास नलिका में चला जाएगा,
और एक भाग जो है वो आमाशय में चला जाएगा ये। लेकिन यहां पर ये खुला रहेगा और यहां पर होगा कंठ इस तरफ मान लीजिए। तो अब यहां पर देखिए एक अगर हम भोजन कर रहे हैं या पानी पी रहे हैं तो हो सकता है कि वो भोजन या पानी जो है वो श्वास नलिका में भी जा सकता है और आमाशय वाले भाग में भी जाएगा। अगर श्वास नलिका में जाएगा तो हमारा श्वास बाधित हो जाएगा। तो ऐसी कौन सी कंडीशन रहती है कि इस श्वास नलिका को के अंदर भोजन और पानी नहीं जाता है? उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन ये रहता है कि यहाँ कंठ मार्ग की तरफ यहाँ पर एक मांस का छल्ला पाया जाता है, ठीक है। इस मांस के छल्ले को अपन कहते हैं सामान्य भाषा में एपिग्लोटिस। क्या कहा जाता है? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस को हिंदी में कहते हैं घाटी ढक्कन। इस घाटी ढक्कन का मुख्य कार्य क्या है? इस एपिग्लोटिस का मुख्य कार्य ये है कि जब भोजन या जल जो है जब हमारे आमाशय में प्रवेश कर रहा होता है या हमारे मुख मार्ग से आमाशय में प्रवेश कर रहा होता है तब क्या होता है कि यहाँ पर वजन होने की वजह से, भार होने की वजह से, किसका? जल का और भोजन का अपना एक भार होता है। तो भार की वजह से एपिग्लोटिस पर वजन पड़ता है और एपिग्लोटिस जो है वो झुक जाता है कहां पर? उस श्वास नलिका पर, और उस श्वास नलिका को बाधित कर देता है, उसे बंद कर देता है ताकि भोजन और पानी जो है वो उस श्वास नलिका में प्रवेश नहीं कर पाए। इसीलिए हमारे जो श्वास भाग है उसमें केवल वायु प्रवेश करती है, इसके अलावा वो प्रवेश नहीं करता है। और इसी कारण से ही हम दोनों तरह से, नाक से और मुंह से, दोनों से सांस ले पाते हैं। उसका रीजन भी यही है, ये एपिग्लोटिस, ठीक है। तो जब भी भोजन करेंगे या पानी पिएंगे तब एपिग्लोटिस जो है वो श्वास नलिका को बंद कर देगा, ठीक है। इसे अपन एपिग्लोटिस हो गया। एपिग्लोटिस के बाद की जो भाग है, जो नली है दिख रही है आपको, जो अपन कह सकते हैं कि कंठ ग्रसनी से लगा करके आमाशय तक की जो नली है, इस नली को कहते हैं ग्रास नली। क्या कहते हैं? ग्रास नली। इसकी लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर होती है। कितनी? 25 सेंटीमीटर। लगभग 25 सेंटीमीटर कह सकते हैं, 20-25 सेंटीमीटर आसपास इसकी लंबाई अपन मान सकते हैं, ठीक है। अब ये जो एपिग्लोटिस है, एपिग्लोटिस से लगा करके ये जो नली है, ये नली जो है वो भोजन को क्रमाकुंचन गति द्वारा, ये जो ग्रास नली है ना, ये भोजन को क्रमाकुंचन गति द्वारा कहां पहुंचाती है? आमाशय में पहुंचाती है। अब आप कहोगे सर ये क्रमाकुंचन क्या है? तो यहाँ पर भोजन जो है वो क्रमाकुंचन गति द्वारा किस तरह से पहुंचता है? क्रमाकुंचन गति कहां पाई जाती है? क्रमाकुंचन गति अगर पूछा जाए क्रमाकुंचन गति कहां पाई जाती है तो क्रमाकुंचन गति ग्रास नलिका के अंदर पाई जाती है, जो भोजन को आमाशय तक पहुंचाने के लिए एक गति की जाती है, एक लुढ़कने वाली गति की जाती है, इसे क्रमाकुंचन कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर, देखिए इस तरह से होता है। जैसे मान लीजिए नली है, इस नली में से यहाँ भोजन पड़ा हुआ है, तो जैसे भोजन अंदर प्रवेश करेगा तो जैसे जैसे नली के भाग में भोजन जाएगा वैसे वैसे नली का जो सिरा है वो कैसा होता जाएगा? फुल बड़ा होता जाएगा, मतलब एक इलास्टिक टाइप का होता है, ठीक है ना, मध्यस्थता होती है, तो ये खुल जाता है भाग। फिर जैसे ही भोजन का भाग अगले भाग में गया तो आगे वाला भाग खुल जाएगा और पीछे वाला क्या हो जाएगा? सामान्य हो जाएगा। इस तरीके से लुढ़कते हुए, इस तरीके से लुढ़कते हुए क्या होता है? भोजन जो है वो अंदर आता है, क्रमाकुंचन गति होती है, जो है भाग आगे वाला भाग फैलता जाता है और वापस कूदता जाता है, फैलता जाता है और कूदता जाता है, इस तरीके से संक्रमण होती है। तो उसकी साइज तो नॉर्मल रहती है, लेकिन जब भोजन का कितना में बड़ा निवाला हो, एक बार वो क्या कर सकता है? अपने अंदर ले जा सकता है और उसको आमाशय तक पहुंचा सकता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मांसपेशियां जो है वो खिंचाव उत्पन्न कर सकती है, प्रत्यास्थता हो सकती है उनके अंदर। तो वो क्या करते हैं कि एक जितनी भी बड़ी साइज हो भोजन की, अपन जो निवाला लेते हैं ना, उस निवाले की साइज कितनी बड़ी हो, फिर भी ये अपन उसको आमाशय तक पहुंचा सकता है, फूल करके या फैल करके, ठीक है। तो इसे अपन क्रमाकुंचन गति कहते हैं। तो ये हो गया आपका ग्रास नलिका, ठीक है। अगला जो टॉपिक है आपका वो है आमाशय। क्या है? आमाशय। तो ग्रास नलिका में लिख लीजिए क्या है? 25 सेंटीमीटर की लंबाई होती है इसकी, ठीक है। और दूसरा, भोजन क्रमाकुंचन गति द्वारा आमाशय में पहुंचाया जाता है। पहुंचाया जाता है।
नेक्स्ट है आमाशय। तो आमाशय जो है उसके बारे में चर्चा हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।